डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में प्राक कल्पना का टॉपिक जारी है। इससे पूर्व दो वीडियोस में हम प्राक कल्पना का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और प्राक कल्पना के प्रकार और स्रोत के बारे में जान चुके हैं। अब प्राक कल्पना पार्ट थर्ड में आज देखेंगे प्राक कल्पना का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, प्राक कल्पना के निर्माण में आने वाली कठिनाइयाँ और प्राक कल्पना की सीमाएं। तो ये प्राक कल्पना का टॉपिक इस तरह से 3 वीडियोस में पूरा होगा। पहले देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, प्राक कल्पना का महत्व। अच्छे अनुसंधान में प्राक कल्पना का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण चरण होता है और प्राक कल्पना वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किए गए अनुसंधान को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करती है। इसके बिना अध्ययन कार्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। यानी प्राक कल्पना जो है वो हमारे शोध को एक तरह से गाइड करती है, कंट्रोल करती है और उसको एक दिशा प्रदान करती है, यानी संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की भूमिका प्राक कल्पना निभाती है। प्राक कल्पना का महत्व जो है वो कुछ पॉइंट से आपको स्पष्ट होगा। जैसे नंबर 1, समस्या की व्याख्या में सहायक। प्राक कल्पना जो है वो सामाजिक शोधकर्ता के द्वारा कौन सी समस्या का शोध किया जाना है और उस समस्या की व्याख्या, क्योंकि पहला चरण अनुसंधान का समस्या के बारे में ही बताना होता है, तो उसकी व्याख्या में उपकल्पना सहायक होती है। अध्ययन की दिशा में सहायक, हेल्पफुल इन डायरेक्शन ऑफ रिसर्च। सोशल रिसर्च किस दिशा में जाना है, किस संदर्भ में हमें करना है, कौन से क्षेत्र के में उचित होगा, कौन कौन से उसमें हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी, ये सब चीज़ एक अच्छी उपकल्पना जो है एक अध्ययन को दिशा देने वाली होती है। अध्ययन क्षेत्र की सीमितता एवं चयन में सहायक। प्राक कल्पना अध्ययन क्षेत्र को भी निश्चित करती है कि एक अच्छे अध्ययन क्षेत्र का चयन शोधकर्ता किस प्रकार से करता है कि न ज़्यादा बड़ा क्षेत्र हो न ज़्यादा छोटा क्षेत्र हो, और अध्ययन क्षेत्र को सीमित किस प्रकार से किया जाए, सीमित दायरे में अध्ययन को करना है ताकि अध्ययन के अंदर वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे, एक्यूरेसी बनी रहे। उपयोगी तथ्य संकलन में सहायक। उपकल्पना जो है उपयोगी आंकड़ों का, उपयोगी सामग्री का, जो हमारे अध्ययन से या शोध से रिलेटेड है, ऐसी यूजफुल सामग्री, यूजफुल डाटा के कलेक्शन में हेल्प करती है। तर्क संगत निष्कर्षों में सहायक। उपकल्पना जो है वो लॉजिकल, तर्क संगत निष्कर्ष या को सारांश, समरी जो निकालते हैं अध्ययन के बाद, उसमें सहायता प्रदान करती है। सिद्धांत निर्माण में सहायक। प्राक कल्पना जो है उसका महत्व इससे भी प्रकट होता है कि उपकल्पना
सिद्धांत का निर्माण करने में सहायक होती है, क्योंकि उपकल्पना निर्माण हम करते हैं तो आखिर के अंदर सिद्धांत का निर्माण होता ही है। जनरलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरते हुए, सामान्यकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए और सिद्धांत का निर्माण करने में उपकल्पना सहायक सिद्ध होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान प्राकल्पना से ही प्रारंभ होता है और अंत में कुछ अर्थों में प्राकल्पना पर ही आकर के समाप्त हो जाता है। अनुसंधान के प्रत्येक चरण में प्राकल्पना की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। अर्थात प्राकल्पना से अपन अध्ययन शुरू करते हैं, प्राकल्पना को सत्य सिद्ध करना या प्राकल्पना का परीक्षण करना, उसके बाद सामान्यीकरण और जो चीजें आती हैं, उसके बाद सिद्धांत निर्माण होता है। सिद्धांत निर्माण में प्राकल्पना की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। आगे देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ हाइपोथेसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस के पश्चात देखेंगे हम उसकी सीमाएं, कि प्राकल्पना की भी अपनी सीमाएं हैं। जितने लाभ हैं या जितने हमने प्रकार्य देखे ऊपर इंपॉर्टेंस पॉइंट्स वाइज डिस्कस किए, अगर उनमें थोड़ी सी भी असावधानी या लापरवाही हो जाती है, या यूं कह लीजिए कि त्रुटिपूर्ण प्राकल्पना का निर्माण हो जाता है, एक अच्छी उपकल्पना नहीं बन पाती, त्रुटिपूर्ण प्राकल्पना का निर्माण हो जाता है, तो लाभ की बजाय फिर क्या होगा, अनेकों हानियां भी हो सकती है। ये सीमाएं हैं और जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए प्राकल्पना का निर्माण करते वक्त, तो हमें अध्ययन में कोई कष्ट ना हो। अनुसंधानकर्ता की असावधानी, ये असावधानी किस प्रकार की हो सकती है? एक तो अनुसंधानकर्ता के स्तर के ऊपर, शोधकर्ता प्राकल्पना के निर्माण के समय स्वयं की भावनाओं, पूर्वाग्रहों, इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता और इस असावधानी के कारण अध्ययन में पक्षपात की संभावना बनी रहती है, रह जाती है, आ जाती है। तथ्यों को तोड़ मोड़ करके पेश करने में अंत में अध्ययन में दोष आ जाते हैं। भाई, कोई अपने जातिगत समुदाय का अध्ययन करता है, कोई शोधकर्ता अपने धर्म का अध्ययन करता है, तो स्वाभाविक रूप से उस के प्रति अपने मन में भावनाएं होंगी और सामाजिक शोधकर्ता अपने लगाव की वजह से, अपनी भावनाओं की वजह से कुछ गलत तथ्यों को छुपाने की प्रवृत्ति पर उतर जाए, तो वहां पर अध्ययन प्रभावित हो जाता है। वैज्ञानिकता किसे कहेंगे? वैज्ञानिक अध्ययन वो होता है जिसमें हम बिना किसी पूर्वाग्रह से, बिना किसी भावनाओं के, निष्पक्षता के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करें, तो वो अध्ययन वैज्ञानिक माना जाता है। अगर हम इस किस्म की प्राकल्पना बना लें जो हमारे समुदाय से, हमारे धर्म से, जाति से या अपने से रिलेटेड हो और हम उसके नज़दीक हों भावात्मक रूप से, तो वो जो प्राकल्पना है वो अध्ययन में दोष पैदा करती है। प्राकल्पना को ही अंतिम मार्गदर्शक मानना, एक ये दूसरी सीमा है, इसकी कमी है। अध्ययनकर्ता को प्राकल्पना का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। प्राकल्पना ही अंतिम सत्य है। स्वयं के विवेक से भी काम लेना चाहिए और अध्ययनकर्ता को गुमराह भी कर सकती है। प्राकल्पना को अगर हम अंतिम मार्गदर्शक मानेंगे, हम उसको सत्य सिद्ध करने में लगे रहेंगे, तो प्राकल्पना जो है वो अध्ययन करने वाले व्यक्ति को गुमराह भी कर सकती है। अध्ययन में पक्षपात, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन और निष्कर्ष भी उसी प्रारंभिक धारणा के अनुसार निकालने का प्रयास करता है
ऐसे अटूट विश्वास के कारण अध्ययन में अनेकों प्रकार के दोष और पक्षपात प्रवेश कर जाते हैं। अगर शोधकर्ता अपनी प्राकल्पना के अनुरूप ही फैक्ट्स को इकट्ठा करने की कोशिश करे, फैक्ट्स का टेबल बनाने की कोशिश करे, फैक्ट्स का एनालिसिस करने की कोशिश करेगा, तो अध्ययन में पक्षपात आएगा। पीवी यंग भी इसी चीज की तरफ चेतावनी करती हैं। एक शोधकर्ता को अपनी प्राकल्पना की सत्यता को सिद्ध करने के लक्ष्य से अध्ययन शुरू नहीं करना चाहिए कभी भी। इसको दोबारा सुनिए। एक शोधकर्ता को अपनी प्राकल्पना को सत्य सिद्ध करने के लक्ष्य से अध्ययन कभी शुरू नहीं करना चाहिए। अध्ययन निष्पक्ष तब होगा, अध्ययन ऑब्जेक्टिव तब होगा जब आप निष्पक्ष रूप से, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी भावना के और फैक्ट को ध्यान में रखते हुए चलेंगे और उसको सत्य सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोई ये जरूरी नहीं होता कि उपकल्पना हमेशा सत्य सिद्ध हो। उपकल्पनाएं असत्य भी सिद्ध होती हैं। फ्राई का कहना है, मात्र विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में ही तथ्यों का संकलन नहीं करना चाहिए, अपितु एक संस्था अथवा स्थिति की खोज में प्रश्नों को हमेशा एक सुझाव के रूप में समझना चाहिए। जो प्रश्न है वो प्राक कल्पना के अनुसार तथ्यों का संकलन नहीं हो। प्राक कल्पना के अनुसार ही तथ्य संकलन जो है वो आपको प्रश्नों के संदर्भ में ही तथ्यों का संकलन नहीं हो, बल्कि निष्पक्षता से हो और एक स्थिति की खोज में प्रश्नों को हमेशा लेना चाहिए। सामाजिक घटनाएं जटिल और परिवर्तनशील होती है, ये उपकल्पना के लिमिटेशन में आती है। प्राकल्पना का निष्कर्ष निकाले जाते हैं, या प्राकल्पना का जब निर्माण होता है, निर्माण किया जाता है और तथ्य एकत्र किए जाते हैं, तो अंत में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उस समय के दौरान, उस अवधि के अंतराल में, उस अंतराल में परिवर्तन आ जाते हैं, क्योंकि समाज तेज गति से परिवर्तनशील है। सामाजिक घटनाएं जटिल भी हैं और परिवर्तनशील होती हैं, ये डायनेमिक होती है। तो जटिल घटनाओं के संबंध में, समाज की परिवर्तनशीलता के संबंध में प्राक कल्पना बनाना और उनका अध्ययन करना एक निश्चय दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। ये इसकी लिमिटेशन है। अतः सामाजिक अनुसंधानकर्ता को प्राकल्पना के प्रति तटस्थ रहना चाहिए। उसे तथ्यों को सिद्ध करने की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। शोधकर्ता को परिस्थिति को सीखने और समझने की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि उपकल्पना को सत्य सिद्ध करने में लगा रहे या तथ्यों को अपना सिद्ध करे उसको, या मैंने जो उपकल्पना बनाई है वो सत्य है ही। इस दिशा में प्रयास करेंगे तो अध्ययन में दोष आएंगे और ये एक प्रकार की लिमिटेशन है, सीमा है। अब लिमिटेशंस के बाद कुछ डिफिकल्टीज हैं प्राकल्पना के निर्माण में। अनुसंधानकर्ता के समक्ष कुछ कठिनाइयां आती हैं। तो प्रमुख रूप से 4 कठिनाइयां हैं, देखते हैं। इस प्रकार हैं: सैद्धांतिक ढांचे संबंधी कठिनाइयां, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। व्यवहारिक प्राकल्पना के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई शोधकर्ता के सामने तब आती है जब वह बिना संबंधित ज्ञान के ही प्राकल्पना का निर्माण करता है। यानी उस लिटरेचर का ज्ञान उसे होना जरूरी है। बिना ही संबंधित ज्ञान के जब प्राकल्पना निर्माण होगा तो कठिनाइयां आएंगी। अतः शोधकर्ता को सबसे पहले क्या करना चाहिए? संपूर्ण संबंधित साहित्य पढ़ना चाहिए। इसीलिए ये जो रिसर्च वर्क होते हैं उसमें रिव्यू लिटरेचर का बड़ा महत्व है। जो टॉपिक आपने लिया है, जो प्रॉब्लम आप रिसर्च करना चाह रहे हो, उससे संबंधित अर्ली नॉलेज, उससे संबंधित साहित्य का ज्ञान आपको अच्छी मात्रा में होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। तब जाकर के सही उपकल्पना बनती है और सही रिसर्च होती है। प्रविधियां संबंधी कठिनाइयां, रिलेटेड टू टेक्निक्स, प्रॉब्लम रिलेटेड टू टेक्निक्स।
कई बार ऐसी प्रकल्पनाओं का निर्माण कर लेता है शोधकर्ता जिनका परीक्षण करने के लिए तथ्य संकलन की प्रविधियां उपलब्ध नहीं होती हैं। डाटा कलेक्शन के लिए टेक्निक्स उपलब्ध नहीं होती हैं। ये एक बड़ी कठिनाई है। समाज की जटिलता और परिवर्तनशीलता संबंधी कठिनाइयां, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड चेंजेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जल्दी बदलती है और सामाजिक घटनाएं सरल नहीं होती, सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं और समाज परिवर्तनशील है। इससे संबंधित तथ्य जो हैं वो निरंतर बदलते रहते हैं और मानव एक स्वयं बुद्धिजीवी है और उसके अनुसार भी परिवर्तनशील जैसे समाज होता है। तो एक तरह से समाज में जटिलता और ये जो परिवर्तनशीलता संबंधी विशेषता है, ये शोधकर्ता के सामने उपकल्पना के निर्माण में कठिनाई पैदा करता है। वैज्ञानिक का पक्षपात, ये चौथे नंबर का पॉइंट है, ये कठिनाई है। अध्ययन में व्यक्तिगत प्रभावों का आ जाना। वैज्ञानिक पक्षपात कम अवश्य कर सकता है किंतु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी मानव ही है और अध्ययन वस्तु भी मानव ही है, इसलिए कोई भी कितनी ही कोशिश कर ले ऑब्जेक्टिव अध्ययन की तो थोड़ा बहुत व्यक्तिगत प्रभाव आ ही जाते हैं अध्ययन के अंतर्गत। उनको बिल्कुल दूर रखना होता है, वही होती है साइंटिफिक रिसर्च। और वैज्ञानिक पक्षपात, जैसे कोई भी वैज्ञानिक जो है आखिर में ह्यूमन बीइंग ही है, आदमी ही है, मानव है, उसमें भी अपनी कमजोरियां वीकनेसेस होती हैं। वो कितना भी ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान क्यों न कर ले, वस्तुनिष्ठता का ध्यान क्यों न रख ले, निष्पक्षता का ध्यान क्यों न रख ले, लेकिन कहीं न कहीं पूर्ण रूप से इस चीज को वो समाप्त नहीं करता, कोई गुंजाइश रह जाती है। यही एक इसमें कठिनाई साबित होती है। तो ये उपकल्पना के सभी पोर्शंस आपके पूरे हुए, सभी पक्ष, चाहे वो उपकल्पना के स्रोत हों या उपकल्पना की विशेषताएं हों या उपकल्पना के प्रकार हों या उपकल्पना के निर्माण में कठिनाइयां हों, ये सब जो है ये इसका अंतिम वीडियो था। थैंक यू।